आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, इकोनॉमी का विषय लेके आया हूँ। कभी कहते हैं कि भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कभी कहते हैं कि अडानी केस के बाद वो 6 पे आ गया है। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या इकोनॉमिक डेटा होता है, कैसे वेल्थ को नापा जाता है और कौन ये कार्य करता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है जो हम लोगों के इनकम से जिसको मेजर किया जाता है, या किसी देश का डेब्ट टू जीडीपी रेशो क्या होता है। पूरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से, देसी भाषा में जिसको कहते हैं, वो आज आप समझेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से पूरा इकोनॉमी चलता है। इसकी आज पूरी डिटेल क्लास आपको दूंगा, आप सबको मजा आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और जिनको इकोनॉमिक्स की जरा सी भी नॉलेज नहीं है वो भी इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उनको भी इसका ज्ञान होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि किसी देश को वेल्थी कौन बनाता है, व्हाट मेक्स ए नेशन वेल्थी, वाई ग्रोथ इज नीडेड टू मेजर, कि किसी देश की ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या जरूरत है। हाउ डज द डेटा इज हेल्पफुल इन मेजरिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री। In India, which department is handling this work, and in US, which department is handling this financial data work? What is GDP? What is GNP? और how it is differ from the GDP? GDP से किस तरीके से और GNP में क्या अंतर है? What is debt to GDP ratio? And how much debt India is having, debt to GDP ratio India is having, and how it is increasing day by day, and in next 2 or 3 years, what will the condition debt to GDP ratio, what is the per capita income। ये सब फाइनेंस के छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं, हमें पता होता नहीं है, लेकिन डिस्कशन इस पे जारी रहता है। जो मेरे इकोनॉमिक्स के या फाइनेंस के विद्यार्थी हैं, जो ये पढ़ते हैं, उन्हें इसके बारे में डिटेल जानकारी होती है, लेकिन वो अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही टिपिकल डेटा एक तरीके का प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। आपको पूरा इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स जो हैं ये समझाने में हेल्पफुल होगा। व्हाई मेजर ग्रोथ, ग्रोथ को नापने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, भाई जी रहे हैं, पैसा आ रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज करें, तो ग्रोथ को नापने की जरूरत क्यों पड़ी। ये 1929 से ग्रोथ को मेजर करने की एक जरूरत पड़ी, जब 1929 में यूएस का ग्रेट डिप्रेशन आया था। रिसेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है, रिसेशन किसको कहते हैं, डिप्रेशन किसको कहते हैं, ये भी बताएंगे आपको। ग्रेट डिप्रेशन उस समय आया था, तो उस समय में पूरा तहस नहस हो गया था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गंभीर हो गई थी यूएस की। तो मंदी का एक दौर लंबे समय तक चला था। हालांकि मेजर इंपैक्ट तो 2 या 3 साल ही रहा था, लेकिन 10 साल तक ये चला। तो उसके बाद कि देश की कंडीशन क्या है, डेटा कौन रखेगा और किस तरीके से इस डेटा को यूज किया जा सकता है, पूरे देश के लिए प्लानिंग करने के लिए कहां पर हमको कितना खर्च करना है, कितना पैसा आना है, कितना ग्रो करना है, कितना सर्विसेज से आएगा, कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आएगा। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई जिसको कहते हैं नीपा, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट अकाउंट्स। ये यूएस में बनाया गया और इसके बाद निपा सारा डेटा इकट्ठा करता, तो उसी के हिसाब से गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग बनाती थी। इंडिया में भी इसको इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया में ये काम जो संभालता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, ये डिपार्टमेंट है, तो ये इसको संभालती है। सारा डेटा जो फाइनेंस का होता है, जिससे हम डिसाइड होता है कि जीडीपी क्या है किसी देश की, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और डेब्ट कितना है, डेब्ट टू जीडीपी रेशो क्या है हमारा। ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट की जाती हैं जब वो डेटा इकट्ठा हो जाता है।
तो इसकी बहुत ज्यादा नीड 1929 में यूएस को महसूस की, बाद में सभी देशों ने इसको अपनाया और धीरे 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 देश का एक टैली बनता गया, कौन सा देश पहले पे है, कौन सा दूसरे पे है, हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है, ये सब डेटा इसी से ही कैलकुलेट होके आता है। अब बताते हैं रिसेशन और डिप्रेशन। रिसेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर है? रिसेशन एक जैसे 2009 का रिसेशन आया, तो रिसेशन का इंपैक्ट जो होता है 1 या 1.5 साल के लिए होता है। ये कंट्रोलेबल होता है कि सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल कर लेता है, बैंक रेट बढ़ा के मार्केट में ज्यादा पैसा फेंक के मंदी को कम किया जा सकता है। और महंगाई को बढ़ा के क्या है कि पैसा ज्यादा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे मैं अपने दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे जो आई बटन में मैंने दे रखा है, किस तरीके से रेपो रेट से रिसेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पे एक कंट्रोलेबल होता है, लेकिन डिप्रेशन जो है ये कंट्रोलेबल नहीं होता। मतलब सरकार की स्कीम्स, सेंट्रल बैंक्स की रेपो रेट से भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो ये लंबे समय तक एक मंदी का माहौल चल जाता है, उसको डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं। तो नीपा के नाम से 1929 में अमेरिका ने, ये यूएस ने बनाया था सबसे पहले डिपार्टमेंट। धीमे 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 ये और देशों में भी बनता चला गया और ये स्टैटिकल डेटा जो है, आपका फाइनेंस का डेटा जो है, उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है, जो प्रोडक्शन के अकाउंट्स हैं उन पे कंट्रोल करता है, जो प्रोडक्शन है, इनकम है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इनके डेटा को इकट्ठा करता है। कॉमर्स डिपार्टमेंट है, तो उनके डेटा को से पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस डेटा को सरकार की नीतियां बनाने में इसको यूज किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, या डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, इसके लिए मैं एक आपको सिंपल सी कहानी बताना चाहता हूं। जैसे मेरा विद्यार्थी है, ये अपने पापा से पूछते हैं, मान लिया छोटू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अपने पापा से पूछता है, पापा मोटरसाइकिल चाहिए। पापा कहेगा बड़ी उड़ान भर रहा है, तेरे को हर महीने कुछ ना कुछ चाहिए होता है, बैठ इधर आके, मैं समझाता हूं। जो भी अपने पापा के साथ पास जाता है वो इस तरीके का ज्ञान मिलता होगा। पैसे उग रहे हैं क्या? पैसे पेड़ पे उगते हैं, जितनी इनकम है उतना ही पैर फैला। कभी मोटरसाइकिल चाहिए, कभी लैपटॉप चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए है इनकम। तो छोटू पूछता है, पापा इतने पैसे कमाते हो, जाते कहां हैं? कितने कमाता हूं? जितने कमाता हूं उससे ज्यादा का खर्चा कर देता हूं। तो छोटू पूछता है, पापा अच्छा मुझे अपनी इनकम बता दो जरा, कितनी आएगा आपकी इनकम? तो पिताजी भी समझाने लगते हैं ज्यादातर, देख भाई ऐसा है, मान लिया छोटू के पापा का एक ढाबा है, मार्केट में एक ढाबा है, छोटी मोटी खेती है, ठीक है। तो इसको जीडीपी से कैसे, मतलब जीडीपी को समझने का बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं। अपने घर की इकोनॉमी जो है उसको पहले समझ लीजिए। अब छोटू के पापा हैं, छोटू का एक बड़ा भाई है जो विदेश में बिजनेस करता है, मान लिया कूलर बनाने का काम करता है, उसका नाम चिंटू है, दुबई में काम करता है। अब ये कहानी पूरी समझिए, इससे आपको ये सारी चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। अब छोटू ने पूछा, पापा मैं तो पूछ के ही रहूंगा, आपकी इतनी इनकम है और आप टाल देते हो, मैं जो भी मांगता हूं, आप मुझे बता दो टोटल इनकम कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी है? आप पिताजी बैठाते हैं, आ इधर आ लाला, मैं समझाता हूं। होटल चलाता हूं, सामान खरीदता हूं, खाना बनता है, प्रोडक्शन होता है, उसको बेचता हूं, उसका डिफरेंस जो आता है, मान लिया 2000 का सामान लाता हूं, शाम को 2500 तक का बिक जाता है, सारा खर्चा निकाल के दुकान पे जो काम करता है उसको पैसे दे देता हूं, जो सफाई वाला है, बिजली का बिल है, ये है वो सब निकाल देता हूं। तो ये सब मिला मिलू के पूरे महीने का अगर मैं जोड़ूं तो 50,000 रुपए बच पाते हैं। ठीक है पापा, 50,000 रुपए हो गए। अब वो जो तुमने बाहर बैठा रखा है एक ट्रैवलिंग वाला, वो सर्विसेज देता है, टैक्सी बुक करता है, उससे भी तो पैसे आते हैं। हाँ चल उससे भी आते हैं, पर टैक्सी वो 500 रुपए देता है जी। तो हमारी दुकान के बाहर बैठा है, उसको जितनी टैक्सी मिलती है, चलो 500 रुपए के हिसाब से पर टैक्सी मान लिया, महीने भर में 30 टैक्सी गई तो 15,000 रुपए वहां से आ गए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा पापा वो खेती से भी तो आते हैं, तुम्हारे पास जमीन भी तो है, खेती से भी तो आते होंगे? हाँ खेती से भी आते हैं। चल खेती से मैंने मान लिया मोटा मोटा फसल बोता हूं, कभी नुकसान हो जाता है, कभी इंश्योरेंस कराता हूं, बीज लाता हूं, ये लाता हूं,
फसल बेचता हूं, तो वो सब मिला मिलू के बेटा ज्यादा ना बचते, उससे भी 22-23 हजार रुपये बचते हैं। अच्छा पापा ठीक है। और पापा भैया भैया भी तो कमाते हैं बाहर, वो कूलर का काम करते हैं दुबई में, वो भी तो कमाते हैं। तो बेटा वो तो दुबई में काम करता है ना, तो दुबई का वो मुझे इनकम थोड़ी ना भेजता है, वो खर्चा तो हम करते हैं। तो चिंटू की इनकम तो चिंटू के पास रहती है। चलो ठीक है, मैं उसकी इनकम नहीं मानता हूं, ठीक है। अब इसके अलावा पापा और क्या कमाई के साधन है? खेती से हो गए, ये हो गए, और सर्विसेज से हो गए कि आपका जो ट्रैवलर बैठा रखा है वो दे देता है, और आप ढाबे से भी कमा लेते हो, खेती भी कर लेते हो, किराए से भी आ जाता है। मान लिया मोटा मोटा 1 लाख रुपए कमा पाता हूं, ठीक है। तो यानी कि हमारी जीडीपी जो हो गई बेटा वो 1 लाख रुपए की हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई, ठीक है। अब खर्चे सुन, तेरी फीस जाती है 8,000 रुपए, स्कूल की फीस कौन देगा? ठीक है। होम लोन जाता है, होम लोन ले रखा है, मकान लिया है, मकान बढ़िया मकान में रहना था, गांव में ना तुम्हें टिका गया, मकान ले रखा है, मकान की का ब्याज जाता है, जो लोन लिया था उसका ब्याज जाता है, वो खर्चा हो गया एक, ठीक है। जो लोन लिया था वो तो लोन में कटेगा ही, ब्याज जाता है वो खर्चा हो गया। पेट्रोल का खर्चा हो गया, जो तुम सारे दिन गाड़ी में और ट्रैक्टर में खेती में करते हैं, वो ट्रैक्टर का खर्चा हो गया सारा। और कभी तेरी अम्मा को मोबाइल चाहिए, कभी तेरी अम्मा को फैशन की चीज चाहिए, कभी ये चाहिए, 10,000 का खर्चा उसका लगा ले, 20,000 तो ब्याज ही चला जाता है, लोन ले रखा है हर महीने। तो पापा बड़े गरीब टाइप के पापा हो, 1 लाख रुपए कमाते हो, 20,000 तुम ब्याज में भी दे देते हो। लोन ले रखा है 50 लाख का, तो जाएगी कोठी में भी तो तुम्हें रहने की लग रही थी, तो ठीक है चल पापा ठीक है। तो कुल मिला मिलू के अब मैं मानू तो खर्चा पिताजी ने 85 हजार का खर्चा गिनवा दिया। इनकम 1 लाख रुपए की, अब 1 लाख रुपए की इनकम में 85 हजार का खर्चा गिनवा दिया। अब 20,000 रुपए ये गिनवा दिए। चिंटू जो दुबई में कूलर बना रहा है उसका भाई, उसकी इनकम नहीं जोड़ी। अब आगे समझते हैं इसको इकोनॉमिक डाटा से। अब अपना घर जो है इसको एक देश मान लीजिए, इसको देश समझिए, तो ये समझने में आपको आसानी होगी। अब जीडीपी क्या होती है? तो यानी कि पिताजी ने जो बताया, जो उनका खेती से प्रोडक्शन आता है, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं उससे कमाई आती है, या जो ढाबा चला रहे हैं उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, उसका डिफरेंस जो आता है उससे आता है। तो ये सारी चीज जो है, इन सबसे जो इनकम आई वो उनकी जीडीपी हो गई है। अब जीडीपी होता कहते किसको है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज इसमें सब आती हैं। जो भी आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, यानी कि देश है, आपके पॉलिटिकल उसमें है, जैसे घर है तो पिताजी के जितने कब्जे में जो चीज है, पिताजी के जितने कंट्रोल में जितना परिसीमन है, उसके अंदर जो खर्चा या कमाई आती है वो उनकी जीडीपी हो गई। इसी तरीके से देश की जीडीपी जो होगी, तो सरकार के पॉलिटिकल कंट्रोल में जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, उसके अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन और सर्विसेज होता है, वो उससे जो कमाई आती है वो आपका जीडीपी हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट में आप कोई कार बनानी है, कार का फाइनल प्रोडक्ट बना, उसके जो पार्ट बने वो नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो जीडीपी के कमाई में जोड़ा जाता है। यानी कि जीडीपी किसी भी दिए गए वर्ष में किसी भी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का डॉलर मूल्य है। हम रुपए में नाप रहे थे, यहां ये डॉलर में होती है, जिससे कि सारी इकोनॉमी, क्योंकि डॉलर एक विश्वव्यापी करेंसी है, सब कंट्री में मान्य है। इसको यूरो में भी कर सकते थे लेकिन डॉलर ही चलता है। तो डॉलर में जिससे कि स्थिति पता लग जाए कि हम 5वें पे आ गए हैं, यूएस पहले पे है, आगे बताएंगे डेटा कैसे कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कैसे हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आपका हो गया जीडीपी। अंतिम माल वो होगा जिसमें हम पार्ट्स भी बन के आएंगे, पार्ट्स लगा के गाड़ी बना दी तो गाड़ी अब जब बेची, पूरी कॉस्ट मिला के मान लिया हमें 8 लाख रुपए की गाड़ी बनी, और हमने उसको
12 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आया वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उससे जो इनकम आई वो इसमें आता है। इसमें एक टर्म मैंने आपको बताई, विद इन ए कंट्री बॉर्डर, यानी कि पॉलिटिकल परिसीमन जो है, जो हमारे सरकारों के परिसीमन में है, हमारे जो सरकार है जैसे इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री जो है उसके अंदर से जो जितनी भी सर्विसेज और जितने भी प्रोडक्शन होगा, फाइनल प्रोडक्शन, उससे जो इनकम आती है वो उसको जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। विद इन ए कंट्री बॉर्डर, इस पे मैंने जोड़ दिया है, यानी कि परिसीमन जो देश का मतलब सीमाएं हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो विदेशी कंपनी ही क्यों ना कर रही हो। यहां पर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे कि वो भी कमा के दे रहा है, छोटू जो काम कर रहा है वो सर्विसेज दे रहा है सबको, उससे पैसे कमा रहे हैं, पैसे आते हैं, वो भी कमा के दे रहा है, तो वो घर के आपके खर्च उसमें जुड़ी ना इनकम में। इसी तरीके से देश की इनकम जितनी भी सर्विसेज हैं वो, जीडीपी डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्ट मेड बाय इंडियन कंपनी ओवरसीज, यानी कि जीडीपी में जो हमारी कंपनी बाहर काम कर रही है वो नहीं जोड़ा जाता। जो बाहर भी बहुत सारे, जैसे चिंटू का एग्जांपल मैंने दिया, चिंटू दुबई में जाके कूलर बना रहा है, तो वो इनकम हमारी उसमें नहीं जुड़ेगी, हमारे उत्पाद में शामिल नहीं होगा। जीडीपी इंक्लूड ए कार मेड इन इंडिया बाय टोयोटा, टोयोटा जापानीज है, इंडिया में बना रही है, तो वो इंक्लूड होगी, मतलब वो हमें हमारी जीडीपी में उसकी इनकम जो भी कमाई होगी वो जुड़ेगी टोयोटा की। तो क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है? एक घर बनाया हमने और एक यूज्ड हाउस है, तो एक नया घर बनाया तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। और जो यूज्ड घर है उसे सेल किया, यानी कि पहले से ही उसका होता, तो वो उसको हम जीडीपी में उसकी इनकम, उससे जो प्रॉफिट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। तो जीडीपी आप को थॉरली समझ में आ गया होगा कि टोटल इनकम जो है विद इन द परिसीमन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की सीमाओं के अंदर विदेशी कंपनी भी अगर बना रही है, मेरे घर पे आके अगर बाहर से कोई काम कर रहा है, वो सर्विस डेवलप कर रहा है, तो और उनसे इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसकी इनकम भी जीडीपी में इंक्लूड होगी। ये आपको समझ में आ गया। अब चिंटू की इनकम नहीं ली हमने, क्योंकि चिंटू तो उसी घर का आदमी था, लेकिन वो दुबई में कूलर बेच रहा है, वहां से कमा रहा है, वो कैसे इंक्लूड, उससे क्या फर्क पड़ेगा वो हम आगे आप बताते हैं आपको। जीडीपी कैलकुलेशन की 3 तरीके से कैलकुलेशन होती है, जीडीपी की 3 मेथड्स हैं। इनकम मेथड्स है सबसे पहला, एक्सपेंडिचर मेथड है और आउटपुट मेथड है। इनकम और एक्सपेंडिचर ज्यादातर इसमें चलते हैं, आउटपुट से, क्योंकि कृषि का बहुत बड़ा वो होता है, कभी खराब हो गया, सही कैलकुलेशन नहीं आ पाती, इसलिए आउटपुट कम चलता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस इन ए कंट्री विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री इन 1 ईयर। एक साल में जितनी भी सर्विसेज से हमारी इनकम आई, जितनी भी प्रोडक्शन से आई, फाइनल प्रोडक्ट से, विद इन द परिसीमन ऑफ द कंट्री, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, वो जीडीपी कहलाता है। इसके 3 मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। 3 तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इंडिया में जैसे वहां निपा था, यूएस में, इंडिया में जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये पूरे जीडीपी का आकलन करता है, कैलकुलेशन पूरी करता है, स्टैटिक्स सारे इनकम की स्टैटिक्स तैयार करता है, जिससे कि हमें गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में, अपनी बजट बनाने में बहुत मदद मिलती है। पूरी डिसीजन उसी पे बेस्ड होती है। इनकम मेथड कौन सा होता है? 3 मेथड बताए। इनकम मेथड में क्या होता है? इनकम लेबर से आए, वेजेस से आए, सैलरी से आए, है ना। प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट भी उसमें जुड़ता है। रेंटल इनकम जो आती है, इनकम जितनी भी जनरेट हुई, वो सब इसके बेसिस पे एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर, जो हमने सारा खर्चा किया, कंजम्पशन जितना किया है उसका भी एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे इस तरीके से भी नापा जा सकता है कि हमने जो खर्चा किया वो भी हो गया। कंजम्पशन, किसी प्रोडक्शन को बनाने में जो हुआ वो भी एक कॉस्ट हुई है। इन्वेस्टमेंट जितना किया है हमने, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितना हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना किया है प्लानिंग करने में, सड़कें बनाने में, और वो सब एक्सपोर्ट जितना कर रहे हैं हम,
वो सब इसको एक्सपेंडिचर मेथड से भी नापा जा सकता है। आउटपुट मेथड जो है वैल्यू एडिड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर। एग्रीकल्चर में जो भी वैल्यू एडिड हुई है, पिछले साल क्या था, अब कितना वैल्यू हमने उससे प्रोडक्शन किया है, उससे भी आउटपुट मेथड से भी नाप सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट ईयर क्या था, इस बार क्या है, ग्रोथ रेट से, सर्विसेज में इस तरीके से। तो ये 3 मेथड मोटे मोटे चलते हैं। ये आपके मतलब का नहीं है, बहुत डीप है, मोटा मोटा आप चीजें समझ लीजिए क्या क्या होता है। ये 3 मेथड मैंने आपको बताया। एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है, इसमें क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक्सपोर्ट ज्यादा किया है तो और इंपोर्ट कम किया है तो प्लस आएगा, इंपोर्ट ज्यादा किया है तो माइनस आएगा। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो भी डिफरेंस होगा वो इसमें जुड़ता है। सी इज इक्वल टू हो गया कंजम्पशन स्पेंडिंग, आई बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो किए हैं गवर्नमेंट ने या आपने अपने घर के लिए जो बिजनेस बढ़ाने के लिए दुकान में स्पेस लिया है, फ्रिज लिया है, वो लिया है। गवर्नमेंट ने जितनी परचेजेस की हैं, जैसे घर में आपने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई परचेजेस की होगी, एसी लगाए हैं या कुछ किया है, वो सब आता है। एक्सपोर्ट जितना किया है एक्स और एम, इंपोर्ट जितना किया है। तो ये फार्मूला है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का डिफरेंस, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। ये तो आता है आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच में। और इनकम अप्रोच में जो आता है नेशनल इनकम, टोटल इनकम आई, जीडीपी जो होता है टोटल इनकम प्लस स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसीज, कोई के उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ गई कि पैसा वापस करना है या लेना है किसी से, कुछ है तो इस तरीके के। और कैपिटल कंजम्पशन, जितना हमने कंज्यूम किया है, जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है कंज्यूम करने में, ये सब चीजें जीडीपी में आ जाती हैं। अब जीडीपी क्या हुई, छोटू के घर की टोटल इनकम जो आई, सर्विसेज से आई, प्रोडक्शन से आई या रेंटल आई, तो इस तरीके की जितनी खेती से आई तो प्रोडक्शन ही है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अब जीडीपी लास्ट ईयर का क्या खेल हुआ कि जीडीपी हमारी 2018 में 6.45% था, यानी कि इतने परसेंट की ग्रोथ थी जो 17 के मुकाबले कम हुई थी। फिर ये घट के 2019 में, क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड में सारी इंडस्ट्री बंद थी, प्रोडक्शन बंद था, सर्विसेज बंद थी, तो 3.74 पे आ गई थी ये। और 20 में और बुरी हालत हो गई थी, 3.74 से घट के भी, क्योंकि कोविड दिसंबर के करीब ही यहाँ इंपैक्ट आना शुरू हुआ था और 20 में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, सारी इंडस्ट्री बंद रही थी, सब रहा था, तो -6.6% पहुंच गई थी ग्रोथ हमारी, -6.6%। दोस्तों लेकिन डेटा का खेल देखिए, 20 में हम -6.6 पहुंच गए। अब गवर्नमेंट ने थर्ड और सेकंड क्वार्टर में 15% से ग्रो किया, कोई देश नहीं किया, हम ग्रो किए भाई। 6.6% तो हमने वो अचीव किया है ना, जो नीचे गिरे थे, जितनी तेजी से नीचे गिरते हैं बनती इंडस्ट्री, अब वो चली तो पहले 0 पे आए, 0 से ऊपर गए, तो 8.95 ही तो ग्रोथ की। लेकिन गवर्नमेंट ने, ज्यादातर न्यूज चैनलों ने क्या किया कि हमने 15.5% से ग्रो किया है। तो ये सब डेटा का खेल है भाई, ये सब गवर्नमेंट घुमाती है आम जनता को लुभाने के लिए। तो हुआ क्या, ग्रोथ तो हमने 8.95 की थी, वो अचीव किया था, जो हम 0 से नीचे चले गए थे। ये ग्राफ आप देखेंगे, इसमें 10.33% से हम नीचे थे, 3.74 और प्लस 6 पॉइंट समथिंग गिरे थे, तो इतने से नीचे गए। उसके बाद हमने ग्रो किया 6.60% माइनस से, सीधा फिर हम 8% कुछ पे पहुंचे, तो वो 15% का डिफरेंस आपको दिखने लगा। ये इस तरीके से ये सब खेल है गवर्नमेंट के, इसमें आपको नहीं पढ़ना ये, लेकिन इतना होशियार होना है कि गवर्नमेंट आपको कहां चलाने की कोशिश कर रही है, कैसे डेटा के खेल से वो आपको लुभाती है। अब आता है चिंटू की कमाई। अब चिंटू दुबई में उसी परिवार का है, पिताजी ने कह दिया भाई तेरी इनकम इसमें नहीं जुड़ेगी, जीडीपी में नहीं जुड़ेगी, क्योंकि तू तो बाहर खर्चा कर रहा है, लेकिन है तो मेरे ही घर का ना। अब उसकी इनकम काय में जुड़ेगी, अब उसकी इनकम जुड़ेगी जीएनपी में। तो व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेशन का तो मेरे ही है ना, वो देश का तो मेरे ही है, बाहर जाके प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस इनकम को हम कहेंगे जीएनपी, यानी कि वो मेरे घर में अगर उसकी इनकम जोड़ने लगे तो वो जीएनपी। अब मैंने मेरे होटल पे मान लिया जो लड़का काम कर रहा था वो पाकिस्तान का था
या बांग्लादेश का था जो होटल पे काम कर रहा है, अब वो सर्विसेज डेवलप कर रहा है। मान लिया उसने कमा के मेरे को 2,000 रुपए महीना दिए, तो 2,000 रुपए या साल भर में 24,000 रुपए बैठे, तो 24,000 रुपए की इनकम अब जीएनपी जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो घट जाएगी, क्योंकि वो मेरे देश की नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें सीमाएं नहीं है, लेकिन मेरे देश के लोग जाके बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी इनकम भी मेरे यहां जुड़ेगी। लेकिन टोयोटा की इनकम अब नहीं जुड़ेगी, क्योंकि टोयोटा जापानीज कंपनी है और वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रही है, बेशक परिसीमन में कर रही है, तो जीएनपी जब कैलकुलेट करेंगे तो उनकी इनकम उसमें से घट जाएगी। लेकिन हमारे लोग जो वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी इनकम टोटल जुड़ जाएगी। यानी कि इनकम अर्न बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री प्रेजेंट विद इन और आउटसाइड द कंट्री, इट एक्सक्लूड इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेन नेशनल। टोयोटा का एग्जांपल दिया था, रिजाइडिंग इन द कंट्री, यानी कि जो कंट्री में रह रहे हैं, यहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी इनकम घटा देते हैं। जो हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, ओवरसीज अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनकी इनकम इसमें जुड़ जाती है। तो जीएनपी क्या हुआ? जीडीपी प्लस एनआर माइनस एनपी। एनआर हुआ नेट इनकम रिसिप्ट्स, जितना हमारे बाहर से इनकम आ रही है, और एनपी नेट आउटफ्लो टू द फॉरेन एसेट, जो हम बना के बाहर बेच रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका आउटफ्लो उसमें से घट जाएगा। तो जीएनपी बिल्कुल सिंपल हुआ, चिंटू की कमाई जुड़ जाएगी। लेकिन मेरे ढाबे पे, जो छोटू के पापा के ढाबे पे जो बांग्लादेश का या पाकिस्तान का मान लीजिए जो लड़के काम कर रहे थे, जो सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं, वो अगर पैसा बना के दे रहे हैं तो वो घट जाएगा फिर। तो उसमें इसको जीएनपी के नाम से जानेंगे। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश के लोगों ने जो इंडिया के हैं उन्होंने कैसे बाहर टोटल कमाई हमारी क्या हुई, ये दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर जीडीपी आपने सुना होगा, जीएनपी पे कम बातें होती हैं। दोनों में अंतर क्या है, डेफिनेशन क्या हुई? द वैल्यू ऑफ द गुड्स, जीडीपी का वैल्यू डेफिनेशन बता रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए नेशन इन ए फाइनेंशियल ईयर। देखो जीडीपी हो गया। जीएनपी क्या होगा? वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ द नेशंस irrespective of the geographical limits in a financial year is known as GNP। बाहर जाके भी वो काम कर रहा है तो देश के लिए पैसा बना रहा है, तो वो भी इसमें जुड़ेगा अगर वो हमारा नागरिक है। ये मेजर कैसे करते हैं? इट मेजर ओनली द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्शन आता है, ठीक है। और ये जीएनपी में इट मेजर ओनली द नेशनल प्रोडक्शन, जो नेशन के लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। बाहर की कंपनी आके हमारे यहाँ काम कर रही है तो उसको इसमें नहीं कैलकुलेट करेगा। ज्यादातर जोर किस चीज पे होता है? इट एम्फेसाइजेस ऑन द प्रोडक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली यानी कि डोमेस्टिक जो देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी उससे कैलकुलेट होता है। और जबकि जीएनपी जो है, इट एम्फेसाइजेस ऑन द प्रोडक्शन that is achieved by the citizen living in different nation। जो हमारे सिटीजन दूसरे उसमें रह रहे हैं, उसमें ये उनका भी प्रोडक्शन, उनका भी इनकम इसमें जुड़ेगा। इट हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। जीडीपी से कंट्री की स्ट्रेंथ पता लगती है कि परिसीमन में जो जोग्राफिकल परिसीमन है या पॉलिटिकल परिसीमन है, उससे हम कितना पैसा कमा रहे हैं, इससे स्ट्रेंथ पता लगती है। जबकि जीएनपी इट हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजिडेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जो बाहर हमारे लोग काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी को कितना डेवलप कर रहे हैं, उसके ऊपर मतलब इंडिकेशन एक तरीके का होता है, वो उसको बताता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जीडीपी जो हुआ हमारा लोकल स्केल हुआ, लोकल में जो हम बनाते हैं विद इन द कंट्री, और वो इंटरनेशनल भी जो बनाते हैं उसका एक हो गया। अगर देखेंगे घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देखेंगे तो ये कंट्रीज हैं जिस तरीके से है। कभी इंडिया 5 पे आ जाता है, कभी अभी 6 पे लोग कह रहे हैं, अदानी केस जब से हुआ है। तो ये इनका टोटल ट्रिलियन डॉलर में, ये बिलियन डॉलर में लिखा है, यानी कि 23 ट्रिलियन डॉलर का एक मोटा मोटा इकोनॉमी हो गया। आजकल ये 20 पे चल रहा है यूएस का, आगे इसमें बताएंगे। ये 2021 का डेटा है, 22 में थोड़ा कम हुआ है यूक्रेन वार के बाद, या कई सारी घटनाएं इस तरीके से हुई हैं तो उसके बाद ये कम हुआ है। चीन का 17 ट्रिलियन का है, जापान का 4.9 ट्रिलियन का है, जर्मनी का
4.2 ट्रिलियन का है। भारत का अभी कम हो गया है, 2.67 ट्रिलियन हो गया है, 3.1 तक ये 2021 में पहुंच गया था। यूक्रेन वॉर के बाद फर्क पड़ा है। और इसी तरीके से आपको इन कंट्री के बाद यूनाइटेड किंगडम कभी आगे हो जाता है, कभी इंडिया भी आगे हो जाता है, फ्रांस है, इटली है, और ये सब कंट्री का पूरा डेटा ये है। और इसी के साथ एक वर्ड आगे दे रखा है, जीडीपी इन डॉलर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति का मतलब क्या है? जो प्रति व्यक्ति कितनी इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जो अब मैं बताता हूं। अब चिंटू के पापा ने उसे बताया था कि टोटल जीडीपी तो मेरी ये है, ठीक है। अब चिंटू के ढाबे में उसका चिंटू भी कभी कभी काम करता है, उस माँ भी बैठ जाती है काउंटर पे जब पापा नहीं होते, सब्जी लेने जाते हैं, या चिंटू का एक और भाई है वो भी बैठ जाता है। तो सब मिला के ढाबा चलाते हैं या खेती में भी हाथ बटाते हैं। तो टोटल इनकम को अगर मैं टोटल उनके परिवार के मेंबर से डिवाइड कर दूं, उस भाई को बाहर निकाल के जो जीएनपी के रूप में कमा रहा है, जो दुबई में काम कर रहा है, तो उसको एक पर कैपिटा इनकम कहेंगे। यानी कि टोटल मेरी इनकम जो आई देश की, जो जीडीपी आई, उससे मेरे को लगभग 123 लाख करोड़ अगर मैंने कमाए, जो मोटा मोटा प्रेजेंट का डेटा है, और उसको मेरी जो आबादी है वो 135 बिलियन की है। अगर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, ये करंट डेटा 2022 का आप देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट 20.89 ट्रिलियन, चाइना 14.72 ट्रिलियन, जापान 5 ट्रिलियन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, और इंडिया 6 पे इसमें दिखाया है 2.66 ट्रिलियन। यह भी थोड़ा सा फर्क आया है, तो ये कभी आगे हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है। अदानी वाले केस के बाद ये थोड़ा हुआ है। अब जीडीपी बढ़ा है या जीएनपी, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्यादातर सकल घरेलू उत्पाद से कम है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है घरेलू उत्पाद से हमेशा कम आएगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां भी यहां काम करती हैं। तो अगर वो उससे कम है तो छोटा होगा, और अगर विदेशी कंपनियां ज्यादा बना रही हैं तो जीडीपी हमेशा जनरली बड़ा होता है। अब पर कैपिटा इनकम मैंने आपको लास्ट टेबल में दिखाया था क्या होती है। पूरे देश की टोटल आबादी जो होती है, पूरे देश की टोटल इनकम होती है, जिसे जीडीपी कहते हैं, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए आबादी से, तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। इसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इंडिया में हर स्टेट वाइज अलग है। आगे इसमें मैं बताता हूं आपको। गोवा का जो है वो भारत से का जो एवरेज है उससे 3 गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा दिल्ली और गोवा का है। इसमें आगे टेबल में आपको पता लगेगा। तो पर कैपिटा इनकम का अगर मीनिंग क्या हुआ या डेफिनेशन क्या हुई, पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन द स्पेसिफिक एरिया। कंट्री में, स्टेट का भी कैलकुलेट होता है और कंट्री का भी कैलकुलेट होता है। कंट्री में अलग आएगा, स्टेट में अलग आएगा। द फार्मूला टू कैलकुलेट पर कैपिटा इज द टोटल इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इन दैट स्पेसिफिक एरिया। तो उस टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इंडिया का जो 2019 का डेटा है, 123 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी 2019 में। हम लोगों का थोड़ा डाउन भी था। और 134 बिलियन डॉलर का आपको पॉपुलेशन, जो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन थी। तो पर कैपिटा इनकम जो मेरी आ गई 1,26,000 रुपए आ गई। लेकिन ये डॉलर में कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का डेटा एक कंपेयर करना होता है। तो डॉलर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डॉलर से वो निकल आती है। जैसे पर कैपिटा जीडीपी का अगेंस्ट कितना आया, ये दिल्ली का है, चंडीगढ़ का है, गुजरात का है, तमिलनाडु का है, इस तरीके से। या ये पर कैपिटा चार्ट आप देखेंगे तो दिल्ली का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। दिल्ली के बाद आपका गोवा का है, चंडीगढ़ का है, सिक्किम का है। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं लिंक में ये आपको दे दूंगा। तो मेन क्या कॉन्सेप्ट बताने की बात थी कि कॉन्सेप्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डेब्ट टू जीडीपी रेशो। अब ये क्या होता है डेब्ट टू जीडीपी रेशो? अब डेब्ट टू जीडीपी रेशो जैसे कि चिंटू के घर से समझते हैं। टोटल इनकम 1 लाख रुपए, यानी कि टोटल जीडीपी मेरी 123 लाख करोड़ की। कर्जा मेरे ऊपर कितना है?
जो मैंने विदेशों से कर्जा ले रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या कुछ करने के लिए या सब्सिडी देने के लिए, क्योंकि वोट भी जीतने होते हैं, सरकार चलानी है तो लोगों को लुभाना है, उन लोगों को लुभाना है जो मुझे वोट देंगे। तो देश जाए भाड़ में, लेकिन मैं पहले सरकार में तो बना रहा हूं, उसको इंश्योर करना होता है। तो भाई साहब अच्छे दिन तो ऐसे ही आए। अभी दिखाते हैं अच्छे दिन का डेटा आपको। तो टोटल जो हमारे ऊपर कर्जा है वो हमारी इनकम से कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब है कि डेब्ट कितना हमारे ऊपर, कर्जा कितना है देश के ऊपर। तो ये डराने वाला भी कह सकते हैं, या आजकल एक नया फार्मूला चल रहा है कि भाई जिसके ऊपर जितना ज्यादा कर्जा वो उतना बड़ा आदमी। अडानी जी के ऊपर 2.16 बिलियन डॉलर का कर्जा, मुकेश अंबानी पे इतना कर्जा 2.66 बिलियन डॉलर का, टाटा पे कर्जा, तो बड़े आदमी है। तो ये भी कह सकते हैं। आप देश की टैली देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब अच्छे दिन आए थे ना 2014-15 में, इलेक्शन जब ही जीते थे, अच्छे दिन आएंगे, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था 65%। कितना? 65। तो स्थिति सही थी। कोविड-19 आया। कोविड-19 इसलिए कहते 2019 में आया तो कर्जा बढ़ गया 74, 74। और सुनना चाहेंगे? अच्छे दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं। अच्छे दिन और आगे भी चलेंगे। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, मैं अपने आप नहीं बता रहा हूं। आईएमएफ ने ये अलर्ट किया है इंडिया को कि कहां जा रही है इकोनॉमी। 2020-21 90% हो गया, 89.1 समथिंग है लगभग 2021 में। डेब्ट टू जीडीपी यानी कि जो हमारी टोटल इनकम है उसका कर्जा 90% के अराउंड है। 21-22 में 99% का अलर्ट दिया है, 99%। लेकिन थोड़ा सा मल्लम भी लगा दिया है, यानी कि जितना हमारी कमाई है उतना हमने कर्जा भी ले रखा है, थोड़ा मल्लम भी लगा दिया है। 23-24 में जाके स्थिति जो है हम लगभग फिर 80 पे पहुंच जाएंगे। हमारी इनकम शुरू हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। हमारे जो जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पाद है, सर्विसेज हैं, ये ज़्यादा डेवलप होंगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, तो स्थिति रिवर्स भी होगी। लेकिन अभी जो अच्छे दिन चल रहे हैं वो जितनी कमाई है उतना हमारे कर्जा ले रखा है। लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है कर्जा लेना, क्योंकि आप देखोगे बाकी कंट्री की स्थिति देख लीजिए। डेवलप कंट्री है जापान, 263%। जो जीडीपी है उसका 263%, यानी कि 2.5 गुने 2.6 टाइम्स ज्यादा उसने कर्जा ले रखा है जो उसकी कमाई है। सूडान ने 250%, ग्रीस 200%, लेबनान 167%, इटली 158%, और पुर्तगीज 130%, यूएसए 133%। इंडिया का नंबर तो बहुत बाद में आता है। इंडिया का 89.96% था 2021-22 में, और वो 20-21 में, और आज 99 के करीब हो गया है। तो कोई डर की बात नहीं है, देश अच्छा चलना चाहिए तो कर्जा तो उतर जाता है। तो ये मेरे को समझाने का क्यों आपको जरूरत पड़ी, क्योंकि जीडीपी क्या होती है, कहाँ जा रहा है देश, किस तरीके से हम, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है, जिससे कि सरकारें अपना उल्लू ना सीधा करें, आप लोगों को डेटा में घुमा के फंसा ना दें कि जैसे कि 15% ग्रोथ दिखाती थी कोविड के बाद मोदी जी ने, और पूरे वर्ल्ड में धूम मच गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी Q3 और Q2 में इंडिया की रही, तो 22 में। तो ये सब खेल हैं, इसके चक्कर में आप मत पढ़िए। लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। डेब्ट टू जीडीपी रेशो हमारा क्या चल रहा है, कि खतरनाक तो नहीं है, हमारी इनकम भी इतनी है, जीडीपी हमारी किस तरीके से ग्रो करेगी, आगे आने वाले समय में हम 2047 तक
टॉप इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जब तक नहीं पता होगा तो आपको पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। और अब आप ये वीडियो देखने के बाद अखबार पढ़ेंगे, न्यूज में सुनेंगे, तो आपको ये छोटा छोटा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आपको स्थिति भी बताई कि किस तरीके से हमारा डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ रहा है, किस तरीके से क्या क्या इनकम जीडीपी में जुड़ती हैं, जीएनपी कौन सा होता है, ये सब चीजें बेसिक नॉलेज होना इसका बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आई, आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है, तो आपका प्यार हमें चाहिए, तो रेड बटन है एक, उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भी अगर उपकार करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, और जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जब प्यार मिलता है तो हमारा मोटिवेशन बना होता है, तो हम और ज्यादा मेहनत करके आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।